नमस्कार दोस्तों। परसों रात जिस प्रकार से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई, लाइव कैमरे के सामने हत्या हुई, उस हत्या के बाद जो न्यायिक कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो तो अपनी तरह से चलेगी, वो अपनी रफ्तार से चलेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, स्थानीय न्यायपालिका, हाई कोर्ट, जहां भी जिस प्रकार से मामले जाएंगे उस प्रकार से चलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों से जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के कथित इस्तेमाल का जो ट्रम्प कार्ड शुरू किया था, कई लोगों की नजर में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कही जाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, क्या अब भी मुसलमानों के बीच उतना ही प्रभावकारी रह पाएगी? क्या वो उतने ही वोट खींचने में सफल होगी जितने आमतौर पर आम आदमी पार्टी मुसलमानों के बीच से वोट लाती रही है, खासकर तब से जब से उस पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगा है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन अब जिस प्रकार की राजनीति घूमती हुई दिखाई दे रही है, 180 डिग्री पर घूमती हुई दिखाई दे रही है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की सियासत के लिए हैदराबाद के बाहर जो स्पेस बनता हुआ दिखाई दिया था, या यूं कहें कि वो स्पेस एक कम्युनल लाइन ड्रॉ करके बनाया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी बर्फ पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मुसलमानों की प्राथमिकताएं बदलती हुई दिख रही है। कल सबने असदुद्दीन ओवैसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, उनकी चिंताएं साफ झलक रही थी। कुछ चिंता मुस्लिम समाज को लेकर थी, तो कहीं ना कहीं जो चिंता वो व्यक्त खुल के नहीं कर पा रहे थे, वो चिंता दरअसल एमआईएम को एक बार फिर से सिकुड़ जाने को लेकर भी थी। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, खासकर अतीक के मामले को लेकर के। लेकिन अब उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों का जो अल्पसंख्यक समाज है, जिस अल्पसंख्यक समाज का सबसे बड़ा तबका मुस्लिम समाज है, उस मुस्लिम समाज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ग्लैमर निश्चित तौर पर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब प्राथमिकताएं बदल गई है। अब प्राथमिकताओं में यूं कहें कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस या कोई विपक्षी दल भी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं है। यूं कहें कि सियासत में मुस्लिम समाज अगले लोकसभा चुनाव तक, वोटिंग के एक दिन पहले तक खुद को शांत पड़ा हुआ देखेगा। ये इस बात की पूरी संभावना है कि सियासी रूप से उत्तर प्रदेश समेत देश के अधिकांश हिस्सों का, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है, वहां का मुस्लिम समाज खुद को राजनीतिक तौर पर उदासीन रखे और अपनी भूमिका को वोट डालने तक सीमित रखे, कि वोट के दिन ही अधिकाधिक संख्या में निकलकर जितना संभव हो सके उतनी पोलिंग करवा सके। लेकिन सक्रिय भागीदारी करता हुआ कोई बहुत ज्यादा दिखाई देगा, इसकी संभावना अब खत्म हो चली है। खत्म इसलिए भी हो चली है क्योंकि न सिर्फ यह उनकी मजबूरी है, बल्कि मौजूदा दौर में जिस प्रकार की सियासत चल रही है, इसमें उनकी रणनीति भी है। आप सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट देती ही नहीं है। कहीं इक्का दुक्का किसी राज्य में दे भी दिया तो बस एक टोकन के लिए दे दिया, और फिर उसका ढिढोरा पीटा जाता है। और जब चुनाव के बाद सरकार बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अक्सर ये देखा जा रहा है, चाहे वो गुजरात का दंगा रहा हो, चाहे कल्याण सिंह के दौर में बाबरी मस्जिद विध्वंस का कांड रहा हो, या कोई दूसरे मामले रहे हो। हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में देखा गया कि किस प्रकार से इनकाउंटर बुलडोजर जस्टिस सिस्टम के सबसे ज्यादा शिकार कोई दिख रहे थे तो अधिकांश संख्या में मुसलमान ही दिख रहे थे। तो इन सब ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी उस रणनीति पर पुनर्विचार करने को विवश कर दिया है कि आने वाले समय में क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट देना उनके लिए फायदे का सौदा है। अब इसकी विवेचना कई तरीके से की जा सकती है, और यह मामला असदुद्दीन ओवैसी तक नहीं बल्कि उससे आगे जाता हुआ दिखाई देता है। और सबसे बड़ी केस स्टडी यह दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा स्पेस उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में कब मिला है। उत्तर प्रदेश को ही केस स्टडी के तौर पर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा तब मिला जब वो 1991 का साल हो, विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ हो रहे थे, 1996 का लोकसभा चुनाव हो, 1998 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर 2014 या उसके बाद का चुनाव हो। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक तरफा यदि एक पार्टी की तरफ झुकाव दिखाया, तो जिस पार्टी की तरफ झुकाव दिखाया उस पार्टी को तो नुकसान हुआ ही, बल्कि वोट परसेंटेज के मामले में उस पार्टी को फायदा जरूर हुआ, लेकिन सीटों के मामले में उस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन वही उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज यदि स्ट्रेटेजिक रूप से
एक सीट पर एक कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूत हो, उस तरफ एक तरफा पोलिंग की तरफ चला गया, चाहे पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन एक सीट पर मुसलमानों का वोट एक ही पार्टी को जाएगा, बिना किसी पार्टी से जुड़े एक तरफ जाएगा। तो उस रणनीति से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। आप पिछले कई चुनाव से 2014 से 2014, 2017, 2019 और 2022, 19 में तो खैर सपा बसपा अलायंस था, 2014, 17 और 2022 के इलेक्शन को ही देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है कि समाजवादी पार्टी के वोट परसेंटेज में तो काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सीटों के मामले में समाजवादी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दी। जबकि इसके ठीक पहले के दौर को देखें तो समाजवादी पार्टी को मिलने वाले वोटों की संख्या भले ही 2022 में जितनी मिली उतनी तो कभी नहीं मिली, उससे कम रही हो, लेकिन सीटों की संख्या ज्यादा रही। बहुजन समाज पार्टी को भी ठीक ठाक वोट मिले, सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को भी कम से कम लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज भले ही कम मिले, सीटें ठीक ठाक मिली। किसी को 10, किसी को 14, किसी को 39, तो कभी किसी को 26, किसी को 10, किसी को 14, इस तरह से सीटें मिलती चली गई। तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज यदि इस रणनीति पर अमल करता हुआ दिखाई देता है कि उनका वोट अंतिम समय तक वेट एंड वॉच करके कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी सबसे मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, उस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की उस सियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जिसके सहारे वो महाराष्ट्र से तेलंगाना के हैदराबाद से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी कुछ ना कुछ वोट हासिल करते रहे। सबने देखा बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर था, एआईएमआईएम फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर था। सबने देखा कि उत्तर प्रदेश की 5-7 विधानसभा सीटों का नतीजा किस प्रकार से 2022 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तय किया। तो फिर मुसलमान ऐसी पार्टी को वोट क्यों दे जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकने में नाकाम हो और विपक्षी पार्टियों को उसका नुकसान हो? यह एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को कहीं ना कहीं कई लोग ये सवाल उठाएंगे कि अतीक अहमद के जो भी कथित अपराध रहे हों या जो भी घोषित अपराध रहे हों, उन अपराधों के साथ मुसलमानों को क्यों जोड़ा जा रहा है? तो दोस्तों, मामला ये अतीक अहमद का नहीं है। अपराधी अपराध करता है, न्यायालय उसे सजा देती है, न्यायालय उसे फांसी पे चढ़ाती है, आजीवन कारावास देती है, यह विशुद्ध न्यायिक फैसला होता है। सवाल यह है कि अतीक अहमद के सहारे एक खास समुदाय के लोगों को, मुख्तार अंसारी के सहारे एक खास धर्म के लोगों को, यूं कहे कि एक विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति जिनका अपराध से मोटे तौर पे कोई लेना देना नहीं रहा, खांटी पॉलिटिशियन आजम खान जैसे व्यक्ति के मुद्दे को यदि धर्म के साथ सिंबलाइज करके उन पर सैकड़ों मुकदमे लाद दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं उनके साथ एक अलग तरह की सियासत हो रही है, समाज में उन्हें अलग थलग रखने की कथित कोशिशें होती दिखाई दे रही है। तो इन परिस्थितियों में मुस्लिम मतदाता अपनी रणनीति से विमुख होते हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन को बंद करते हैं और सिर्फ इस रणनीति पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संपूर्ण विपक्ष को फायदा पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। आप चाहे जितने भी सर्वे एजेंसी के आंकड़े देख लें, 2002 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, 1999 के लोकसभा चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2007 के विधानसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2012 के विधानसभा चुनाव में, किसी भी चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों का उतना बड़ा समर्थन नहीं दिखा जितना 2022 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखा। लेकिन क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो गया? जाहिर सी बात है, नहीं हुआ। क्या इससे बहुजन समाज पार्टी को फायदा हो गया? जाहिर सी बात है, नहीं हुआ। क्या इससे कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचा? नहीं हुआ। फायदा किसे हुआ? फायदा दरअसल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक पार्टी विशेष को, उस पार्टी को जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया, लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेसवे दिया, 15 लाख लैपटॉप बांटे, ये सारी चीजें पटरी से उतर गई और सिर्फ मुस्लिमों और यादवों की पार्टी के रूप में प्रचारित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मायावती की पार्टी, कांसी राम की वो विरासत जो दलित राजनीति के सहारे खड़ी थी, उसे सिर्फ जाटों की पार्टी बनाने में और प्रचारित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।
कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में मार्जिनलाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी परिस्थितियां हैं, स्थानीय कई सारे स्थानीय पत्रकारों से, अलग अलग जिलों के, उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरे राज्यों के कई सारे पत्रकारों से मेरी बातें हुई है पिछले 48 घंटे के दरमियान, 36 घंटे के दरमियान जिस तरह की चीजें हुई है, उसमें जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी जा रही है, उस प्रतिक्रिया में एक चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है कि मुस्लिम मतदाता अब, मुस्लिम वोटर किसी पार्टी के साथ खुद को रख पाने की स्थिति में नहीं है। और उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस पार्टी के साथ वो सार्वजनिक तौर पर अपने एफिलिएशन का प्रदर्शन करेंगे, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से, अपने गोदी मीडिया के माध्यम से, सोसाइटी के बहुसंख्यक समाज के बीच एक कम्युनल फीडिंग करने का कोई भी मौका अपनी तरफ से जाया नहीं करेगी। लिहाजा आज की तारीख में जो अल्पसंख्यक मतदाता है, वो निश्चित तौर पर इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे कि वो पार्टी के बजाय कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करे, भले ही उनकी पार्टी कोई हो, चाहे वो साइकिल चुनाव चिन्ह वाली हो, चाहे वो पंजा चुनाव चिन्ह वाली हो, चाहे वो हैंडपंप वाली हो, चाहे वो हाथी वाली हो, उस कैंडिडेट के साथ जाना पसंद करे, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव में। और यही असदुद्दीन ओवैसी की सियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि दोस्तों आज की तारीख में मुसलमानों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की सियासत बचाना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि बतौर नागरिक अपनी अहमियत को भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में साबित करना कि वो इस देश में किसी भी दूसरे व्यक्ति की तरह एक नागरिक की हैसियत से रहने के, अपने आचार व्यवहार का पालन करने के, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव से बचने के पूरे अधिकारी हैं। आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो अल्पसंख्यकों के लिए भारत के संविधान में अधिकार दिए गए हैं, या दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मुहैया किए जाते हैं, उन अधिकारों के वो पूरे हकदार हैं। इस अधिकारों की रक्षा के लिए आज की तारीख में उनकी पहली प्राथमिकता बनती जा रही है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो, चाहे पार्टी बसपा हो, चाहे वो पार्टी सपा हो, चाहे वो पार्टी आरएलडी हो, चाहे वो पार्टी नीतीश कुमार की हो या पार्टी लालू यादव की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो चाहे वो पार्टी आम आदमी पार्टी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस परिस्थिति में मुसलमान वोटर सबसे पहले आने वाले समय में, जो आज की तारीख में जो लाइन खींचती हुई दिख रही है, वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट करने से बचेगा। क्योंकि आमतौर पर पिछले विधानसभा चुनाव में सबने देखा कि कुछ लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर देने के आरोप लगाए, और कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी संख्या में जानबूझकर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। तो ऐसे उम्मीदवारों को भी वोट देने से बचेगा, क्योंकि आज की तारीख में मुस्लिम वोटरों के सामने समस्या और उनकी प्राथमिकता कहें तो मुस्लिम सांसद और विधायक जिताना नहीं है। आज की तारीख में उन्हें अपनी राजनीतिक अहमियत और भारत के लोकतंत्र में जो उन्हें बराबरी का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, उसको कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। और स्वाभाविक सी चीज है कि ऐसे में उनके लिए पार्टी मायने नहीं रखती है, उनके लिए असदुद्दीन ओवैसी के भाषण मायने नहीं रखते। बहुत अच्छा बोलते हैं ओवैसी साहब, अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जब से वो अल्पसंख्यक अधिकारों की बात हैदराबाद से निकलकर और संसद के अपने भाषणों से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में चुनावी राजनीति के माध्यम से करने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी को उसका स्वाभाविक फायदा मिलना शुरू हो गया है। अब ये बात अल्पसंख्यक समाज को, यदि पिछले 24-36 घंटे के दरमियान जो सामाजिक तौर पर विमर्श का दायरा जो बढ़ा है, नए सिरे से विमर्श की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें दिखाई दे रहा है। तो उस प्रक्रिया के तहत आने वाले वक्त में, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव में, किसी अलग तरह की राजनीति देखने को मिले, तो उस राजनीति को वो देखना सबके लिए दिलचस्प होगा। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने 1999 का लोकसभा चुनाव नहीं देखा, जिन लोगों ने 2002 का विधानसभा चुनाव नहीं देखा, जब मुसलमानों की प्राथमिकता में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना था, न कि मुलायम सिंह यादव को सत्ता में लाना या मायावती को सत्ता में लाना। उस दौर में जहां जिसके कैंडिडेट भाजपा के खिलाफ मजबूत होते थे, उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों का वोट जाता था। तो उस रणनीति पर एक बार फिर यदि अल्पसंख्यक समाज चलता हुआ दिखाई दे, तो यकीनन भारत की राजनीति बदल सकती है। यकीनन कपड़ों से दंगाइयों की पहचान करने वालों की भाषा बदल सकती है।
यकीनन मई जून में शिमला बना देने वाली भाषा, उस भाषा शैली में, सत्ताधीशों की उस भाषा शैली में सुधार हो सकता है। तो आज की तारीख में स्पष्ट तौर पर यह माना जा सकता है कि भारत के मुसलमानों के बीच पिछले 2-4 दिनों से जो विमर्श शुरू हुआ है, यूं कहें कि लंबे समय से जो एक एक्सट्रीम कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही थी, पसमानदा के नाम पर उन्हें ललचाने की भी कोशिशें चल रही थी, अब उन सब पर एक अलग तरह की बर्फ पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाली सियासत किस प्रकार की होगी और उस सियासत में कौन कितने अच्छे तरीके से अपने पत्ते फेंट पाएगा, अपने प्यादों को फिट कर पाएगा, ये समय बताएगा। और उसी समय के सहारे गैर भाजपावाद की सियासत किस हद तक आगे जा पाएगी, जाति जनगणना के मुद्दे, मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित आइडेंटिटी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की मंडल आइडेंटिटी, जयंत चौधरी की किसान आइडेंटिटी, इन सब के साथ अल्पसंख्यक मतदाता किस प्रकार रणनीतिक रूप से अपनी आइडेंटिटी को खड़ा होते हुए देख पाएगा, इसके लिए हमें लोकसभा चुनाव 2024 का इंतजार करना होगा। फिलहाल इंतजार करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की धुरी मुस्लिम समाज अपने समाज के अंदर से बनाता हुआ दिखता है और उस धुरी का राजनीतिक परिणाम किस रूप में सामने आता है। नमस्कार।